10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चोल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, वर्धन वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार इसमें चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए उसके बारे में जानेंगे। तो चोल वंश चोल वंश की स्थापना दो रूपों में हुई है। एक संगम काल के अंतर्गत अर्थात प्रथम शताब्दी के अंतर्गत और दूसरी नवीं शताब्दी के अंतर्गत। तो चोल वंश का पहला राजा करिकाल था। क्या नाम है? करिकाल। करिकाल के बाद में विद्यालय, इसके बाद में आदित्य प्रथम, परातंग प्रथम, प्रांतक प्रथम, ऐसे शासक हुए थे। तो चोल वंश प्रथम सदी अर्थात 100 ईस्वी के आसपास करिकाल ने हमारे देश के ऊपर शासन किया था। तो प्राचीन काल में इस वंश के आसपास दूसरे राज्य चेर और पांड्यों का भी शासन स्थापित था। इसलिए इसको प्रथम शताब्दी के अंतर्गत संगम वंश के नाम से भी जाना गया है। संगम वंश अर्थात इसके अंतर्गत 3 वंशों का शासन स्थापित था, जिसमें थे चेर, चोल और तीसरा था पांड्य था। इन तीनों को मिलाकर के संगम वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो इस काल के अंतर्गत जो चोल वंश हुआ था संगम वंश के अंतर्गत, या संगम काल भी उसको कह सकते हैं, दूसरा चोल काल भी कह सकते हैं। तो पहला राजा उस टाइम के अंदर करिकाल था। करिकाल ने अपने शासनकाल के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें एक का नाम है वणि का युद्ध। तो दूसरे युद्ध का नाम है वह प्रंदले का युद्ध। इस वणि के युद्ध में 11 राजाओं का संघ था, उसको करिकाल ने पराजित किया था। तो वह प्रंदले के अंतर्गत 9 राजाओं का शासन था, या 9 राजाओं का एक संघ था, उसको करिकाल नामक शासक ने पराजित किया था। तो वणि के युद्ध में कितने राजा थे? 11। और वह प्रंदले के युद्ध में कितने राजा थे? 9 राजा थे। अर्थात ये दोनों संघों को पराजित करने वाला पहला शासक करिकाल था। संगम वंश के अंतर्गत देखें तो करिकाल ने अपनी प्रथम राजधानी उरगपुर स्थापित की थी। क्या नाम था? उरगपुर, या इसको उर्गई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में इसने अपनी राजधानी को कावेरीपट्टनम स्थापित किया था। कावेरीपट्टनम अर्थात यही इन 2 युद्धों के अलावा करिकाल ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। किस राज्य के ऊपर? श्रीलंका। अर्थात श्रीलंका पर अधिकार करके वहां लगभग 1000 बंदियों को लेकर के करिकाल अपने राज्य अर्थात तमिलनाडु के आसपास आता है और यहाँ उरगपुर के आसपास आता है। वहां पर कावेरी नदी के तट पर एक नगर की स्थापना करता है, अर्थात 100 मील लंबे एक बांध का भी निर्माण करता है। कितने मील लंबे? 100 मील लंबे बांध का निर्माण करता है, और वो बांध कावेरी नदी पर बनाया जाता है और वहीं पर एक नगर की स्थापना करता है, जिसका नाम कावेरीपट्टनम रखा जाता है। अर्थात करिकाल ने अपनी पहली राजधानी उरगपुर बनाई और उसके बाद में दूसरी राजधानी कावेरीपट्टनम लेकर के गया। इस प्रकार उसने अपने राज्य के अंतर्गत सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया, अर्थात कृषि कार्य व सिंचाई क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया था। तो करिकाल के बाद में कोई विशेष शासकों का वर्णन हमें नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से करिकाल ही संगम वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ था। उसके बाद में नवीं शताब्दी के अंतर्गत दूसरी बार इस चोल वंश की स्थापना होती है, अर्थात 850 ईस्वी के अंतर्गत विद्यालय ने चोल वंश की पुनः स्थापना की। अर्थात चोल वंश का द्वितीय
संस्थापक। तो चोल वंश का जो द्वितीय संस्थापक था वो कौन था? विजयालय था। कौन सा शासक था? विजयालय था। विजयालय ने सबसे पहले पांड्य शासकों को पराजित किया, अर्थात यहां पर पांड्य शासकों का शासन स्थापित था। उनको पराजित करके अपनी राजधानी मदुरै की स्थापना की या मदुरै तक अपने राज्य की आगे बढ़ाया। तो इस मदुरै या इसको मदुरै के नाम से भी जान सकते हैं। तो मदुरै या मदुरै जो भी है, इस राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने। अर्थात विजयालय ने अपनी राजधानी ओरकपुर कावेरी पट्टनम से हट करके किसको बनाया? मदुरै को स्थापित किया था। इसके क्योंकि हालांकि ये राजधानी पहले पांड्यों की थी, लेकिन बाद में चोल वंश की राजधानी वह तंजौर स्थापित होती है, और तंजौर की स्थापना है वो प्रातंग प्रथम के द्वारा की जाती है। तो कहने मतलब बाद में जो चोल वंश की अंतिम रूप से जो राजधानी रहती है वह तंजौर रहती है। इसके बाद में आता है आदित्य प्रथम शासक बनता है। आदित्य प्रथम ने भी पांड्य, पल्लव व चेर वंश के शासकों को पराजित किया, और पल्लव वंश का प्रमुख शासक यहां पर अपराजित था। अपराजित, इस अपराजित को पराजित करने वाला शासक कौन था? आदित्य प्रथम था। तो इस प्रकार इन तीनों वंशों की शक्ति को पूरी या कहने मतलब अंतिम रूप से इसको पराजित करने वाला शासक आदित्य प्रथम ही था। इसके बाद में आता है प्रातंग प्रथम। प्रातंग प्रथम अपने राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसकी गिनती की जाती है। इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह व रक्त की नीति अपनाई, अर्थात इसने पांड्यों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। तो पांड्यों का पहला आक्रमण विजयालय के समय, दूसरा आक्रमण आदित्य के समय और तीसरा आक्रमण प्रातंग प्रथम के समय हुआ, और पांड्य शक्ति को इसने पूरी तरीके से पराजित कर दिया। इस समय पांड्य वंश का राजा था राजराज द्वितीय, द्वितीय के नाम से जानते हैं, उसको इसने पराजित किया था। तो कहने मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि पांड्य वंश के शासकों को पूरी तरीके से सत्ता है, वो प्रातंग प्रथम ने ही उनकी शक्ति को नष्ट किया था और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में चोल वंश के जितने भी शासक हुए उन सब की राजधानी क्या रही थी? तंजौर। प्रातंग प्रथम के बाद में पराक्रमी राजा बनता है जिसका नाम है राजराज प्रथम। राज प्रथम होता है, और ये चोल वंश का प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इसकी गिनती की जाती है। राजराज प्रथम का बचपन का नाम अरिमोली वर्मन था। अरिमोली वर्मन था। क्या नाम था? अरिमोली वर्मन, एंड ये इसकी उपाधि थी या उपनाम था। इसी प्रकार जगन्नाथ की उपाधि भी इसने धारण की थी। राजराज प्रथम ने शासक बनने के बाद में दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने का प्रयास किया। ऐसे राज्यों के अंतर्गत कोर्ग कहते हैं कर्नाटक के भाग, कर्नाटक को मैसूर, मद्रास और केरल, इन राज्यों को इसने जीता। कहने मतलब यह कि वर्तमान समय में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भूभाग है, वह इन प्रदेशों को जीतने में सफलता किसने प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी। इसी प्रकार राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। किस राज्य पर? श्रीलंका पर आक्रमण किया, और श्रीलंका के अंतर्गत यहां पर जो प्रमुख राजा था वो पंचम, जो क्या कहते हैं उसका नाम था, पंचम के नाम से जानते, महेंद्र पंचम के नाम से, महेंद्र पंचम ये श्रीलंका का राजा था। अर्थात श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को राजराज प्रथम ने पराजित किया, और उसको पराजित करने के बाद में यहाँ के प्रमुख नगर अनुराधापुर को नष्ट कर दिया। किस नगर को? अनुराधापुर, ये श्रीलंका का प्रमुख नगर था, इसको इसने नष्ट कर दिया राजराज प्रथम ने, और महेंद्र पंचम के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
और इसी के उपलक्ष्य में इसने जगन्नाथ की उपाधि अर्थात पदवी धारण की थी। तो इस प्रकार राजराज प्रथम एक महानतम शासक था। इसके अलावा इसने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला के रूप में देखा जाए तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेश्वर मंदिर अर्थात इस मंदिर का दूसरा नाम बृहदेश्वर मंदिर भी है। बृहदेश्वर मंदिर तो कहने मतलब राज प्रथम ने ही राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और यह मंदिर भगवान शिव से संबंधित था। अर्थात चोल वंश के जितने भी शासक हुए वह सब चोल वंश की सत्ता को बनाए रखने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने वाले विद्वान थे। अर्थात शैव धर्म या हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजराज प्रथम एक शक्तिशाली शासक था। न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि छोटे बड़े कई मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत के अंतर्गत करवाया था। इसके बाद में है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम तो अगला जो भी शासक होता है वह है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भी एक शक्तिशाली शासक था। अर्थात ये राजराज प्रथम का पुत्र था। किसका बेटा था? राजराज प्रथम का। इसने न केवल भारत के आंतरिक प्रदेशों को जीता बल्कि बाहरी प्रदेशों को जीतने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अर्थात इसने जो महत्वपूर्ण प्रदेश जीते थे उनके नाम हैं बंगाल, बिहार, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव और गंगा का प्रदेश अर्थात गंगा की भूमि या भूभाग है उसको जीतने में इसने सफलताएं प्राप्त की थी। इसी प्रकार इसने भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया। भूमि का सर्वेक्षण और वैदिक महाविद्यालयों की स्थापना भी की। वैदिक महाविद्यालय की स्थापना भी राजेंद्र प्रथम ने की। यही नहीं, राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। गंगेकोंड की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसी के नाम पर इसने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का भी निर्माण करवाया। यही नहीं, इसने चोल गंगम नामक तालाब का भी निर्माण करवाया। चोल गंगम तालाब। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रथम एक शक्तिशाली शासक था। अर्थात इसने भी अपने पिता राजराज प्रथम के समान राज्य में कार्य किया। अर्थात राजेंद्र प्रथम ने बंगाल, बिहार, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव और गंगा के आसपास के प्रदेशों को इसने जीत प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। इसने श्रीलंका को पूरी तरीके से जीता था। हालांकि श्रीलंका की उत्तरी भाग को तो राजराज प्रथम ने जीता था, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला विद्वान राजेंद्र प्रथम था। इसी प्रकार इसने कलिंग राज्य को भी जीता था और कलिंग की बाद में कहा जाता कि बिहार और उसके बाद में गंगा तक अर्थात उत्तर प्रदेश के कई प्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। और गंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद में
इसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और अब एक मंदिर का भी दक्षिण भारत में या तंजौर में निर्माण करवाया जिसका नाम है गंगैकोंड चोलपुरम। और यहीं पर इसने एक तालाब का निर्माण कराया जिसको चोल गंगम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसी राजराज प्रथम ने सुमात्रा, जावा और मलय जैसे प्रदेशों पर भी अधिकार किया और सुमात्रा के शासक विजयतुंग वर्मन को पराजित किया। विजयतुंग वर्मन ये राजा इंडोनेशिया के प्रदेश अर्थात जावा, सुमात्रा, मलाया जो प्रदेश थे वहां का ये राजा था। तो इसको पराजित करने में भी राजेंद्र प्रथम ने अहम भूमिका निभाई थी। अर्थात इस तरीके से कह सकते हैं कि लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका और इंडोनेशिया को द्वीपों को जीतने वाला भारत का महत्वपूर्ण चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम था। तो इस प्रकार यह एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। इसके अलावा उसने किसानों के लिए भूमि सर्वेक्षण संबंधी भी कार्य करवाया। राजेंद्र प्रथम ने भी करवाया था और राजराज प्रथम ने भी अपनी भूमिका अहम अदा की थी। अर्थात उसने कई प्रकार के सोने और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन किया था। तो पेयजल के लिए तालाबों का भी निर्माण इन शासकों ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम के बाद में राजा धीराज प्रमुख शासक होता है। राजा धीराज भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने सबसे पहले कल्याणी राज्य अर्थात कल्याणी के कौन थे? चालुक्य थे। अर्थात चालुक्य राजा जो कल्याणी में निवास कर रहे थे उनके ऊपर अधिकार स्थापित किया और कल्याणी का यहां इस समय जो शासक था वो सोमेश्वर प्रथम था। इस सोमेश्वर प्रथम के साथ दो युद्ध किए। तो प्रथम युद्ध के अंतर्गत कल्याणी के ऊपर अधिकार स्थापित कर लेता है और इसके बाद में यह यहां पर देखा जाए तो एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाता है। इसी तरीके से राजा धीराज ने एक दूसरा इसके साथ युद्ध भी लड़ा था सोमेश्वर प्रथम के साथ, जिसे कोपम का युद्ध भी कहते हैं। कोपम का युद्ध अर्थात ये युद्ध है वह 1052 के अंतर्गत लड़ा गया था। इस कोपम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम है वह राजा धीराज को मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? राजा धीराज था। अर्थात युद्ध भूमि के अंतर्गत राजा धीराज की मौत हो जाती है। इसके बाद वीर राजेंद्र नामक एक शासक राजा बनता है जो तुंगभद्रा नदी के आसपास विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाता है। तो अगले शासक का नाम है वीर राजेंद्र जिसने तुंगभद्रा नदी के आसपास के प्रदेशों को जीता और यहां पर एक स्तंभ अर्थात विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। क्योंकि तुंगभद्रा के आसपास प्रदेश है वो पहले स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन वीर राजेंद्र ने वहां पर सफलता प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका प्राप्त करता है। इसके बाद में कहा जाता है कि वीर राजेंद्र इसका बदला भी ले लेता है। अर्थात वीर राजेंद्र और सोमेश्वर प्रथम के मध्य कुंडल संगमम का युद्ध भी होता है। कुंडल संगमम का युद्ध, इस युद्ध के अंतर्गत ये जो कुंडल संगमम के युद्ध होता है, इस युद्ध के अंतर्गत वीर राजेंद्र विजयी होता है और जो ये सोमेश्वर प्रथम था ये पराजित होता है। कहने मतलब ये कुंडल संगमम का जो युद्ध है ये राजेंद्र और किसके मध्य हुआ था? सोमेश्वर प्रथम के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार इस युद्ध के अंतर्गत ये अपने पिता का बदला ले लेता है, अर्थात अपने पूर्वजों का बदला ले लेता है। क्योंकि राजा धीराज की हत्या भी किसने की थी? चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर प्रथम ने की थी। तो सोमेश्वर प्रथम है इस युद्ध के अंतर्गत घायल हो जाता है और इसके बाद भी ये नदी के अंदर कूदकर स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद में अंतिम राजा यहां का महत्वपूर्ण होता है कलोतुंग प्रथम। कलोतुंग
प्रथम, कलोत्तुंग प्रथम हो जाता है, जिसे राजेंद्र कलोत्तुंग प्रथम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी मां चोल थी, मां चोल वंश की थी और जो पिता था वो चालुक्य वंश का था, चालुक्य। इसलिए चोल चालुक्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कलोत्तुंग प्रथम था। अर्थात इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसे चोल चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं। अर्थात चोल चालुक्य वंश की स्थापना करने वाला कलोत्तुंग प्रथम था। इसने भी अपने राज्य के अंतर्गत चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में छोटे बड़े भी कुछ शासक हुए थे, लेकिन कमजोर थे और पुनः पांड्यों की सत्ता है वह दक्षिण भारत के अंतर्गत स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चोल वंश के राजाओं में अदम्य साहस था, वे वीर थे, वे चित्रकला के प्रेमी थे और इसी के साथ उन्होंने स्थापत्य कला के रूप में देखा जाए तो कई मंदिरों का निर्माण करवाया, तो उसका भी अपन अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके बाद हम जानते हैं चोल वंश का प्रशासन। चोल वंश का प्रशासन, यहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो इसकी कई महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे यहां पर ग्राम पंचायत प्रणाली थी, ग्राम पंचायत प्रणाली पर शासन स्थापित था। चोल प्रांतों को मंडलम के अंतर्गत बांटा गया था, अर्थात सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। प्रांत को हालांकि मंडलम कहा जाता था और ये 6 प्रांतों के अंतर्गत विभाजित थी। तो मंडलम, इससे छोटी इकाई बलनाडु, बलनाडु, इससे छोटी इकाई नाडु, इससे छोटी इकाई कोट्टम, कोट्टम, इससे छोटी इकाई कुर्रम, कुर्रम और सबसे जो छोटी इकाई थी वो आपकी थी ग्राम। क्या थी? ग्राम। तो मंडलम 1, बलनाडु 2, नाडु 3, कोट्टम 4, कुर्रम 5 और ग्राम 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रांत थे वो कितने भागों में बंटे हुए थे? 6 भागों के अंतर्गत विभाजित थे। यहां पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था मौजूद थी, स्थानीय स्वशासन प्रणाली मौजूद थी या स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त थी, स्वायत्तता प्राप्त थी। अर्थात निर्वाचन हुआ करता था, निर्वाचन। इसी प्रकार लगान की व्यवस्था थी। राज्य के अंतर्गत लगान अर्थात भूमि का 1/6 भाग लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/6। इसके अलावा लगान को 2 रूपों में दिया जा सकता था, जिसमें एक था अनाज के रूप में और दूसरा था स्वर्ण मुद्रा के रूप में। इसी तरीके से यहां पर काशू नामक सिक्का भी चलाया गया। काशू ये एक प्रकार का सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। इसके अलावा सिंचाई जैसी व्यवस्था भी यहां पर मौजूद थी। तो एक बात पुनः देखें प्रशासनिक प्रणाली को कि चोलकालीन नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रशासनिक प्रणाली है वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर
आधारित थी। अर्थात यहाँ का साम्राज्य 6 भागों में बंटा हुआ था। मंडलम, बलनाडु, नाडु, कोटम, कोर्रम और ग्राम। मंडलम सबसे बड़ी इकाई होती थी और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ पर कोटम के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों को कस्तर भी कहा गया है, तो नगर के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को नगस्तर के नाम से भी जाना गया है। क्या नाम था? नगस्तर। ये नगर के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी, अर्थात यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया भी मौजूद थी, जिनको भी समय समय पर करवाया जाता था। निर्वाचन के साथ साथ भूमि कर यहाँ पर 1/6 भाग लिया जाता था, अर्थात लगान के रूप में 1/6 भाग जनता को राज्य के जमा करना होता था। लेकिन लगान 2 रूपों में लेते थे, या तो अनाज के रूप में या स्वर्ण मुद्रा के रूप में दिया जा सकता था। अर्थात सोने का एक सिक्का यहाँ पर चोल वंश के शासकों ने चलाया, जिसे कासू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए यहाँ पर कई प्रकार की नहरें निकाली गई। ऐसा सबसे पहले काम राजेंद्र प्रथम ने किया और उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में छोटी बड़ी अनेक नहरों को निकाला गया, जिसके अंतर्गत कृषि कार्य को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर इन शासकों ने अपने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। जैसा कि हमने देखा, राजराज प्रथम ने राजेश्वर नामक मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक प्रणाली थी। अब है चोल कला। चोल कला, कला के रूप में देखा जाए तो यहां पर द्रविड़ मंदिर शैली का विकास हुआ। द्रविड़ मंदिर शैली और गोपुरम शैली का विकास हुआ। अर्थात यहां पर जो मंदिर बनाए गए थे उनका आकार वर्गाकार था, उसमें विमान की प्रक्रिया मौजूद थी, उसके अंदर ब्रैकेट होते थे, उसके अंदर सिंह जैसी आकृति होती थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि द्रविड़ मंदिर शैली की कई विशेषताएं मौजूद थी, जो अभी आपको बताइए। अर्थात एक बार पुनः आपको बता देते हैं, इन विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो ब्रैकेट की सुविधा उपलब्ध थी, गोपुरम था, विमान जैसी सुविधा उपलब्ध थी, स्तंभ थे, ब्रैकेट थे, गर्भगृह थे। ये सभी भाग चोलकालीन मंदिरों के अंतर्गत मौजूद थे। मंदिरों में हमने ये देखा कि राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया या राजराज मंदिर, अर्थात इसी मंदिर का नाम बृहदेश्वर मंदिर भी है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार भगवान शिव से संबंधित कई प्रकार के मंदिर मिले हैं, जहां पर नटराज अर्थात नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति हमें चोल वंशी शासकों की जो मंदिर है उसके अंतर्गत उपलब्ध होती है। इसी तरीके से इन्होंने सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण कराया और समाज हित के लिए छोटी बड़ी कई योजनाओं का भी निर्माण किया। व्यापार वाणिज्य का विकास किया, आयात निर्यात को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा इन चोल शासकों ने कई यज्ञ करवाए। ऐसे यज्ञों के अंतर्गत अश्वमेघ यज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान है। अश्वमेघ यज्ञ, यह अश्वमेघ यज्ञ राजा धीराज नामक राजा ने करवाया। राजा धीराज। इसके अलावा समाज के अंतर्गत दास व देवदासी प्रथाएं भी मौजूद थी। इसके अलावा उस समय परिवार थे वह संयुक्त थे। समाज 4 वर्णों के अंतर्गत बंटा हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ समाज की भूमिका महत्वपूर्ण थी और प्रशासनिक व्यवस्था इससे भी बेहतर है, सबसे श्रेष्ठ थी। पहली बार स्वायत्त शासन की स्थापना हमें चोल शासन के अंतर्गत ही दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शासन प्रणाली, समाज और चित्रकला या वैदिक धर्म का विकास है वो चोल काल के अंतर्गत दिखाई देता है।
तो अगला अपन जो भी टॉपिक उसको कल पढ़ेंगे।